नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी भारी कामयाबी मिली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के खाते में 626 से ज्यादा सीटें गई हैं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी को 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को 626 सीटें मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 98 सीटें आई हैं और साथ ही बची हुई 101 सीटें अन्य के खाते में चली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। सूबे में पहले ही 334 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए थे, जबकि 476 सीटों पर शनिवार को मतदान कराया गया। चुनाव में जीत के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का श्रेय दिया। बीजेपी की इस जीत को लेकर योगी सरकार फूले नहीं समा रही है। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों को इस जीत की बधाई दी। यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं। उन सबका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया। बहुमत से हम लोग, और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन, स्वागत करता हूं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही इस मुद्दे को लेकर पहले भी बातचीत हुई है, तो यही कहा जा रहा था कि वाकई भारतीय जनता पार्टी की यहां पर जीत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उससे पहले ही कह सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं इस जीत को लेके कह सकते हैं कि यहाँ पर खुद सीएम जो है वो भी काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव जो है उससे पहले की ये जीत है, ये संकेत देती है कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से लोग खुश हैं। विवेक, देखिए, इस पूरे चुनाव की विवेचना इस आधार पर नहीं की जा सकती है कि कितनी सीटें किसने जीती हैं और क्या यही आधार होगा 2022 में जीत का, ये भी कहना अभी मुश्किल है। 2022 में क्या होगा, वो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, वो उसके लिए अभी से कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारी जीत हुई है और हम आगे भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी भी इसी तरह अपनी जीत का दावा कर रही है, 2022 का भी दावा कर रही है, तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि बीजेपी ने 640 सीटें जीती, 825 से, तो ये एक बड़ा फिगर है। और इस पूरे पंचायत के चुनाव में, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, लगभग 85% सीट है बीजेपी जीती सारे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का। तो फिर ये एक बड़ी जीत ही जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी को और बसपा की सरकार में बसपा को भी कुछ इस तरह की जीत मिली थी पंचायत चुनाव में, जब उनके शासन में ये चुनाव हुए थे। बहरहाल अब बारी 2022 की है और ये जो क्षेत्र पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनकर के बीजेपी के आए हैं, ये 2022 में बीजेपी के लिए कितनी मेहनत करते हैं और इनकी कितनी स्वीकार्यता है वहां की जनता में, क्योंकि वो चुनाव सीधा होता है विधानसभा का, ये देखने की बात है। लेकिन हाँ, एक आधार बीजेपी का गांवों तक तैयार हो गया है, उसके जो जीते हुए प्रत्याशी हैं वो गांव में हो गए हैं, तो जो संगठन को चुनाव प्रचार करने में और लोगों के बीच जाने में अब समस्या नहीं होगी, वो एक आधार बीजेपी का तैयार हो चुका है। इसका कितना फायदा वो उठा पाती हैं ये 2022 में पता लगेगा। लेकिन फिर भी दूसरे दलों की अपेक्षा समाजवादी पार्टी खास तौर पर जो सामने थी, जिसकी करीब 100 सीटें आई हैं, उसकी अपेक्षा बीजेपी को अपर हैंड जरूर मिलेगा पूरे ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि उसके प्रत्याशी इन पदों पर अधिक मात्रा में चुन करके आए हैं।
लेकिन विवेक देखिए, जिस तरीके से कह सकते हैं कि नामांकन जब निकलकर सामने आया था कि नामांकन करने के लिए लोग जा रहे हैं, तब तमाम यूपी से ऐसी खबरें आई थी जहां पर लगातार झड़प हो रही है, फायरिंग हो रही है, मारपीट की खबरें निकलकर सामने आई थी। उस बात को लेकर सपा की ओर से कहा भी गया था कि प्रशासन का दुरुपयोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, और उसी जीत को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित आ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वाकई ही जिसकी सरकार थी उसकी ओर से प्रशासन को काबू में करके इस तरीके से पर्चा वगैरह नहीं भरने दिया, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं इस जीत में? इसमें कोई शक नहीं है कि जो पंचायत के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो बहुत निष्पक्ष नहीं कही जा सकते। जिस तरह की घटनाएं हुई है, चाहे हिंसा हुई है, चाहे जो विपक्ष के लोगों को वोट देने से रोका गया हो, उनको नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया हो, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वापस करवाया गया हो, जो मतदाता थे उनको डराया धमकाया भी गया है, तमाम तरह की बातें आई हैं, तमाम तरह की शिकायतें हुई हैं, तमाम तरह की घटनाएं हुई भी हैं। तो इस आधार पर तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि निष्पक्ष चुनाव हुआ था, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा चुनाव होता है, सारी सीटों पर ऐसा ही हुआ होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल ये निष्पक्ष चुनाव नहीं कहे जा सकते, और ये नाकामी प्रशासन की है, शासन की है और राज्य निर्वाचन आयोग की है। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी ने ये साबित कर दिया है चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का रुख करते हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने अनलॉक 4 के तहत में गाइडलाइन करते हुए यहां पर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत प्रदान करी है। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है, गतिविधियों में अतिरिक्त छूट यहां पर दी गई है। सरकार ने छूट का दायरा भी बढ़ा दिया, गृह विभाग ने यहां पर गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने ये आदेश आज से प्रभावी किए जाएंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार अब संपूर्ण प्रदेश में हर दिन रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए जन अनुशासन कर्फ्यू जारी रहेगा। सरकार ने शादी में डीजे और बैंड की अनुमति यहां पर दे दी है, लेकिन सड़क पर बारात निकासी पर रोक अभी भी पहले की तरह बरकरार रहेगी। साथ ही दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घंटे खोलने की अनुमति अब और दी गई है। शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक के लिए यहां पर प्रतिष्ठान खोले जा सकेंगे, लेकिन इनके कर्मचारियों में कम से कम 60% स्टाफ का प्रथम डोज का वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आपको बता दें, राजस्थान में अब धीरे धीरे कोरोना के मामले जब कम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद में छूट का दायरा भी गहलोत सरकार की ओर से बढ़ा दिया गया है, और उसी के मद्देनजर यहां पर गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन जो जारी करी है, उस गाइडलाइंस में कुछ अहम बिंदु रखे गए हैं, जैसे कि पहले वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ था, फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक दुकानें हैं, उनको खोलने की परमिशन जहां पहले कम घंटे की थी, वहां पर अब और घंटे बढ़ा दिए गए हैं। 4 बजे से रात के 8 बजे तक यहां पर अब दुकानें खोली जा सकेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश पुरोहित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही धीरे धीरे ही सही सरकार यहां पर तमाम गाइडलाइंस जारी करके छूट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन वही बात है कि बेशक कितनी ही छूट यहां पर मिल जाए, आमजन को अभी भी यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार भी सेम यही कंडीशन थी, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। ये बिल्कुल सही कह रही है कि कोरोना से जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय माना गया है। शुरू से पिछले 1.5 साल से देखते आए हैं कि अगर आप व्यक्ति खुद अपने सेल्फ डिसिप्लिन के आधार पर, स्व अनुशासन के आधार पर अगर अपनी जीवन शैली, कार्यशैली को अपनाता है, तो निश्चित रूप से वो किसी भी मुसीबत का, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या कोई भी दिक्कतें आती हो, उससे वो निपटा जा सकता है। कोरोना ने ये बात सिखा दी थी, लेकिन बीच में कहीं न कहीं जो है अनुशासन में कमी कह लो, अपने खुद की जो है एक क्या कहना चाहिए, सोच में कमी की बात कह लो, दूसरी लहर को भी आना पड़ा। और दूसरी के बाद में अब तीसरी चौथी लहर की जब विशेषज्ञ की बात करते हैं और उनके जो रिपोर्ट्स
हमारे सामने आती है, निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अब जो है जीवन सामान्य पटरी पर लौटने लगा है और कामकाज भी होने लगे हैं लोगों के। लेकिन इसमें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार ने जो अनलॉक 4 की नई गाइडलाइंस जारी करी है, तो इसमें खास तौर से जो है उद्योग, व्यापार और व्यवसाय, क्योंकि व्यापार और व्यवसाय के प्रतिनिधियों की लगातार एक चिंता, कंसर्न रही थी कि किसी तरह से उन्हें भी जो है छूट दी जाए, ताकि कि उनका जो रोजगार है और खास करके वो जो छोटे तबके के जो व्यापारी वर्ग है, जिन्हें कि इस लॉकडाउन के कारण से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उनको भी राहत देनी थी। तो आर्थिक व्यवस्था अगर सुचारू रूप से गतिविधियां अगर संचालित होती है तो सरकार को भी रेवेन्यू बराबर मिल सकती है। पिछले 1.5 साल में कोरोना ने सबसे ज्यादा जो प्रभाव जो डाला वो सरकारों के इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको कोलैप्स किया था, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आने के बाजार बंद थे, सारी व्यवस्थाएं ठप पड़ी थी। तो जो सरकारी रेवेन्यू कलेक्शन जो आना था वो बराबर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब सरकार भी ये मान चुकी है कि धीरे धीरे चूंकि कोरोना जो है उसका संक्रमण प्रभाव कम होता जा रहा है, लिहाजा छूट दी जाए। तो ये अनलॉक 4 का जो राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने जो अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, तो उसमें कई ऐसी गतिविधियां शामिल हुई है जो कि पहले अभी तक नहीं थी। हालांकि बिल्कुल खेल की बात कर लो, दुकानों की बात कर लो, सिटी बस है, रेस्टोरेंट्स है, ऑडिटोरियम्स है और पर्यटन खास करके, क्योंकि राजस्थान का जो रेवेन्यू जनरेशन में पर्यटन का काफी बड़ा योगदान रहा और पर्यटन व्यवसाय के प्रतिनिधि बार बार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि होटलों की ऑक्यूपेंसी भी बराबर हो और होटलों के साथ में, पर्यटन के साथ में रेस्टोरेंट है, टैक्सी चालक है, जो भी इनके साथ में जो जुड़े हुए अन्य जो व्यवसाय है वो भी बराबर पर्यटन। और खास करके एक जो कंसर्न था वो शादी ब्याह को लेकर के था। टेंट वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, कैटरिंग वाले हो, डीजे वाले हो या जो लाइटिंग, डेकोरेशन, ये सारी चीजें जो है ठप पड़ी थी। लेकिन सरकार ने उनको भी जो है कंसर्न किया, ध्यान रखा है। तो ये जो लॉकडाउन 4 जो अनलॉकडाउन जो 4 की प्रक्रिया जो शुरू हो रही है उसमें इन लोगों को भी शामिल किया, इन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया, ताकि कि उद्योग और व्यवसाय जगत भी बराबर रोटेशन में आ सके। और दूसरा कि स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों को अभी क्योंकि बच्चों के ऐसा माना जाता है कि 3rd वेव जो है बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रभावित करेगी, लिहाजा अभी सरकार का ये जो कंसर्न है इसके बारे में थोड़ा सा और ज्यादा सोच विचार का है और विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के बिल्कुल रमेश जी, देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से तो यहाँ पर तमाम छूट दे दी है। अब आमजन जो है छूट का किस तरीके से यहाँ पर फायदा उठाता है या कहीं ना कहीं ज्यादा ही यहाँ पर लापरवाह बन जाता है, तो कहीं फिर से सरकार को कोई एक्शन ना लेना पड़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करिए, उसके लिए रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब कांग्रेस में कला अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में खींचतान खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की एक याचिका को लेकर शनिवार को उसकी आलोचना करी और इसी आलोचना के बाद में ये संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में सीएम अमरिंदर सिंह की सरकार के प्रति सिद्धू का रुख थोड़ा नरम हुआ है। बिजली की कमी को लेकर विरोधियों के साथ में मुख्यमंत्री को घेरने के एक हफ्ते बाद में सिद्धू ने शनिवार को सिर्फ आप और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा। दरअसल आपने याचिका के जरिए 3 राज्यों में 10 थर्मल पावर प्लांट को बंद करने के लिए अदालत से निर्देश देने का अनुरोध किया था। हालांकि बाद में यह याचिका वापस ले ली गई। भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने भी याचिका को लेकर आपकी आलोचना करी है और उस पर पंजाब के हितों के खिलाफ में षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए। तो आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में काफी दिनों से खींचतान दिखाई दे रही है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यहां तमाम पार्टियां तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर सिद्धू और अमरिंदर का विवाद जो है वो हर दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी बीच में खबर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की ओर से जो यहां पर याचिका लगाई गई थी उसका विरोध करते हुए सिद्धू नजर आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में अब धीरे धीरे सुलह होती हुई आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई ही पिछले काफी दिनों से कांग्रेस पंजाब में अंतर्कलह साफ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद में कल आम आदमी पार्टी की ओर से जो याचिका लगाई गई थी उसका विरोध करते हुए सिद्धू यहां पर दिखाई दिए। उसके बाद कह सकते हैं कि मीडिया में लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन कह सकते हैं कि याचिका का जो विरोध किया है उसमें यहां पर सीएम अमरिंदर का साथ देते हुए कहीं ना कहीं सिद्धू दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रीति, कल जो याचिका दी गई थी शनिवार को कि आम आदमी पार्टी की ओर से, और सिद्धू ने उसका कड़ा रुख लेते हुए उस आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा था। और अब लग रहा है कि जो इन कांग्रेस की अंतर्कलह है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो दूरियां थी वो कम होती नजर आ रही हैं। चाहे 3 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी जी से मिलके आए हैं, उसके बाद पंजाब में उथल पथल हो रही है, पार्टी में भी और मंत्रिमंडल में भी उथल पथल हो रही है। अब जो दिख रहा है कि जो अंतर्कलह है कांग्रेस की वो थोड़ी कम होती नजर आ रही है जी। चलिए गगन जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा लगातार चल रहा है। आम आदमी बढ़ती महंगाई से परेशान है। देश में ईंधन की कीमतों पर भी महंगाई की मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत में आज कोई बढ़त तो नहीं हुई, लेकिन किसी तरह की कोई राहत भी देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से घरेलू सामान में पेट्रोल की कीमत और डीजल के दाम अब स्थिर हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि एक दिन पहले यानी कि शनिवार को पेट्रोल 35 पैसे जबकि डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ था। देश भर में डीजल के रेट अब शतक के करीब पहुंच गए हैं। साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में डीजल पहले से ही 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्चे अब और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में शनिवार को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करी है। इसके बाद में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से नीति घाटी और साथ ही निलोंग घाटी को इनर लाइन प्रतिबंध से हटाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री से उत्तराखंड के लिए 2 एयर एम्बुलेंस और साथ ही गैरसैंण में आपदा प्रबंधन शोध संस्थान की स्थापना को लेकर यहां पर आग्रह किया। इसके साथ ही आपदा प्रभावित गांवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अंतर्गत यहां पर अनुमन्य किए जाने के साथ ही आपदा से लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किए जाने की स्थायी व्यवस्था स्थापित किए जाने का भी उन्होंने अनुरोध किया। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से यहां पर शिष्टाचार मुलाकात करी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कम होने के साथ ही यहां पर लोग जो हैं वो बेपरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में पर्यटक कोविड प्रोटोकॉल्स का जमकर उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य सरकारों द्वारा हिल स्टेशन और साथ ही पर्यटन स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करी है। केंद्र ने राज्यों को कोरोना से जुड़ी हुई 5 फोल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए यहां पर कहा है। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया बैठक के दौरान कि गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में कोरोना स्थिति के मैनेजमेंट और टीकाकरण की स्थिति पर क्या कुछ खास है, क्या कुछ अपडेट है, उसको लेकर भी चर्चा की।
ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने साल के तीसरे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने शनिवार को खेले गई फाइनल मुकाबले में 8वीं सीड चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 3 सेटों तक चले मुकाबले में 6-3, 7-6 और 6-3 से यहां पर हरा दिया है। यह मैच 1 घंटे के करीब चला है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 25 साल की बार्टी पहले एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुकी है और महिला बिग बैश लीग से ब्रिस्बेन हीट और साथ ही क्वींसलैंड फायर की ओर से खेल चुकी है। यहां पर आपको हम ये भी बता दें कि 41 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने विंबलडन में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। उनसे पहले अगर हम बात करें तो 1980 में इवोनी गुलायोंग ने कावली में ये खिताब अपने नाम किया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बार्टी ने दूसरी बार कोई ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है और इससे पहले वो साल 2019 में फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब पहले ही अपने नाम कर चुकी है। भारत और श्रीलंका के बीच सीमित ओवर की सीरीज का नया शेड्यूल यहां पर जारी हो गया है। अब दोनों देशों के बीच में पहला वनडे 18 जुलाई को खेला जाएगा। पहले ये सीरीज जो है वो 13 जुलाई से शुरू होने वाली थी, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कोच ग्रांट फ्लावर और टीम के कंप्यूटर एनालिस्ट ने कोरोना संक्रमित होने के बाद में शेड्यूल में बदलाव करने की बात कही। नए शेड्यूल के मुताबिक दूसरा वनडे जो है वो 20 और सीरीज का तीसरा वनडे 23 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं पर टी20 सीरीज की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। दूसरा मैच 27 और आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को खेला जाएगा। सभी मुकाबले कोलंबो में खेले जाएंगे। पहले वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होनी थी और अंतिम मुकाबला 25 जुलाई को खेला जाना था। अब पहला वनडे 18 जुलाई को और आखिरी मुकाबला 29 जुलाई को होगा। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद में कंप्यूटर एनालिस्ट जीटी निरोशन की संक्रमित पाए जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से सीरीज का शेड्यूल बदलने की गुजारिश करी थी, जिसे बीसीसीआई ने मान लिया और उसी के बाद में यहां पर डेट में चेंजेस किए गए। कोपा अमेरिका के फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया है। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरियो के शानदार मार्काना स्टेडियम में यह मैच खेला गया। इस मैच में एंजेल डी मारिया ने मैच का एकमात्र गोल दागा। अर्जेंटीना ने 28 साल बाद में ट्रॉफी जीती है। टीम ने पिछली बार 1993 में यह खिताब अपने नाम किया था। स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम साल 2015 और साल 2016 में 2 बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन जीत नहीं सकी। इस बार एंजेल डी मारिया ने मेसी का सपना पूरा कर दिया। मेसी ने अपना पहला मेजर टूर्नामेंट यहां पर जीता है। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2014 के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसे जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में कोपा अमेरिका में लगातार 2 फाइनल हारने के बाद में मेसी ने साल 2016 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उस वक्त में सिर्फ 29 साल के मेसी को राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के लिए राष्ट्रपति ने मनाया। चलिए बिहार का रुख करते हैं तो आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनजीत सिंह की जनता दल यूनाइटेड में घर वापसी करा दी है। शनिवार को घर वापसी के साथ ही मनजीत सिंह को पार्टी में उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। यहां पर आपको यह भी बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालगंज के बैकुंठपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार मनजीत सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। मनजीत सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और आरजेडी की सीट पर जीत हुई थी।
ISIS मॉड्यूल और टेरर फंडिंग के मामले में रॉ और IB के साथ में NIA ने जम्मू कश्मीर में 10 ठिकानों पर छापेमारी करी है। जांच एजेंसियां कई लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पर ISIS के टेरर मैगजीन को लेकर ये छापेमारी की गई है और इस मैगजीन में अब तक 17 संस्करण छप चुके हैं। साथ ही मंथली मैगजीन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव के बारे में कवर किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक NIA ने सुबह दाउल उलूम, दलाल मोहल्ला, नवा बाजार में पुलिस, SOG, SDPO के कई अधिकारियों के साथ में यहां पर छापेमारी करी है। तलाशी अभियान के दौरान कुछ ऑफिस रिकॉर्ड और एक लैपटॉप सीज किया गया। साथ ही हाका बाजार निवासी अदनान अहमद नदवी को यहां पर गिरफ्तार किया गया और अब पूछताछ चल रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।